मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, सभी सम्मानित कुलपतिगण, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के सभी निदेशकगण, श्री आलोक कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, विभिन्न विश्वविद्यालयों के तथा संस्थानों के सभी प्राध्यापक, प्रशासन के मेरे सहयोगी तथा मित्रों, लगभग सबको मैंने ध्यान से सुना है। बहुत संक्षेप में दो चार निवेदन करने के लिए खड़ा हूं। लंबे इंतजार के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि मन, वचन, कर्म और संकल्प के हिसाब से इस देश को जोड़ने का एक नया अभियान प्रारंभ किया है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार पूरी जनसंख्या का सिर्फ एक लक्ष्य हो, विकसित भारत का निर्माण, और इस लक्ष्य तथा देशवासियों के बीच वर्षों से मौजूद बाधाओं, संसाधनों की कमी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार महसूस हो रहा है कि देश का स्वाभिमान जागृत हुआ है। धर्म, जाति, अर्थ, संप्रदाय के भेदभाव से अलग हटकर समाज का जो पुरुषार्थ है, महाभारत के अर्जुन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य 2047 की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत, युवा प्रतिभाओं की भूमिका और दायित्वों के बारे में आज हम सबके समक्ष एक नया विजन प्रस्तुत किया है। संपूर्ण राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब युवा शक्ति के साथ उसकी संकल्प शक्ति को नेविगेट करने या सेप देने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रमुख प्रबंधकों को विकसित भारत के लिए स्वयं को समर्पित करने का मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि युवा शक्ति के शिल्पकार होने के नाते आप सभी के जीवन में एक ऐतिहासिक अवसर आया है। आपको युवा भारत की जीवंत ऊर्जा को, आप अपने कैंपस की ज्ञान शक्ति को, विकसित भारत की नियति को आकार देने के लिए तैयार करना है। सार्वजनिक जीवन में मुझे भी काफ़ी समय हुआ, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है कि शिक्षण संस्थानों में पहले कभी इस तरह का वातावरण बना था जहां शक्ति के स्रोत, स्किल, टैलेंट्स को नई क्रांति के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर के रूप में देखा गया हो, उनके दायित्वों से उन्हें परिचित कराया गया हो, और वह जिस सम्मान के हकदार हैं वह सम्मान उन्हें इस कदर प्राप्त हुआ हो। सभी स्टूडेंट्स के जीवन में पहली बार यह गौरवमयी क्षण आया है जब उन्हें राष्ट्र के विकास की बागडोर सौंपने के दरवाजे पर हम सब दस्तक दे रहे हैं। सामान्य तौर पर एजुकेशन कैंपस वास्तविक दुनिया से कटे हुए आइलैंड की तरह सामान्यतः ऑपरेट करते हैं। आज उन्हें विकसित भारत के इंजन की प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी मिलने का समय आ गया है। अगर मैं ये मानकर चलूं कि वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी विद्यार्थी अगले 4-5 साल बाद यानी 2027-28 में प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखेंगे, तो मैं देख पा रहा हूं कि कर्म क्षेत्र में उनके अगले 19-20 वर्ष यानी 2047 तक का समय कैरियर का हाईएस्ट पॉइंट होगा। उनकी ऊर्जा अपने हाईएस्ट पीक पर होगी। उनका श्रम, उनका सृजनात्मक कौशल और कल्पना शक्ति जीवन के स्ट्रॉन्गेस्ट दौर से गुजर रही होगी, जिससे विकसित भारत की यात्रा को नई गति मिल सकती है। 140 करोड़ की आबादी वाले इस महान राष्ट्र की औसत आयु लगभग 29 वर्ष है, 29 ईयर्स। दुनिया की कुल यूथ पॉपुलेशन का 20% हमारे देश में रहता है।
यह जो 20% है, 20% है, मैं इसे संख्या नहीं मानता हूँ। ये वज्र शक्ति है हमारी, जो भारत की नई डेस्टिनी लिखने के लिए बेताब है। सभी सम्मानित वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स, मैं कहना चाहूँगा कि आजकल अनेक देशों में चर्चा की जाती है जिनका पुनर्निर्माण एक तरीके से देखा जाए तो भारत की आज़ादी के बाद शुरू हुआ था। अनेक उदाहरण हम सब जानते हैं। जापान, जर्मनी, सिंगापुर, साउथ कोरिया के जीवन में 1950 और 1960 के दशक में एक टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने अपने नए भविष्य का निर्माण किया। सिंगापुर 1965 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। सिंगापुर के जो पहले प्रधानमंत्री थे, ली क्वान, उनकी किताब में पढ़ रहा था। 700 पेज की किताब में अत्यंत गरीबी से विकसित सिंगापुर की यात्रा और संघर्ष का उन्होंने जिक्र किया है। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जो नहीं पढ़े हैं जरूर पढ़ें। उन्होंने लिखा है कि आज़ादी मिलने के कुछ महीने बाद ही मेरे पास भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी आए और उन्होंने सिंगापुर के पुनर्निर्माण एक्शन प्लान की मोटी रिपोर्ट हमको सौंपी। लेकिन पहला पेज पढ़ने के बाद मैंने उसे दोबारा नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें योजना तो थी लेकिन एक्शन लेने लायक कुछ नहीं था। एक सुझाव मेरा होगा कि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये बात हमें भी बराबर ध्यान में रखनी है कि 140 करोड़ आबादी के बड़े देश में कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हम कैसे अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा रिसर्चर से, इनोवेटर से विशेष रूप से आग्रह होगा। जब कोई इनिशिएटिव हम चाहते हैं कि शुरू हो, तो वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, इसकी व्यवहारिकता को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर समस्या हमारे देश में खड़ी होगी। और आगे उन्होंने लिखा कि सिंगापुर ने 2 बड़े निर्णय लिए। पहला, हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स तैयार करने का निर्णय था। इंपोर्ट की बजाय मेक इन सिंगापुर का निर्णय। हालांकि सिंगापुर की आबादी उस समय सिर्फ 20 लाख थी, लेकिन आप में से अनेक लोग जानते हैं उसमें अधिकांश मजदूर थे। ब्रिटिश शासन में सिंगापुर सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था, इसलिए पढ़े लिखे व्यापारी और ऑफिस में काम करने वाले सब इंडियन माइग्रेंट थे। और ली ने लिखा है कि इट हैड टेकन मी सम टाइम टू सी द ऑब्वियस दैट टैलेंट इज द कंट्रीज मोस्ट प्रेशियस असेट। सिंगापुर के ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा में हाईली स्किल्ड टैलेंट्स की नर्चरिंग और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में अवसर देना डिफाइनिंग मोमेंट था। मुझे स्मरण है, लंबे समय तक हमारे देश में प्राइवेट टीवी चैनल की अपलिंकिंग का लाइसेंस नहीं भी मिलता था, दिया नहीं जाता था। और भारत में जितने चैनल काम करते हैं सिंगापुर में इन्वेस्ट कर रहे थे तथा वहाँ उन सर्विसेज के लिए अच्छा खासा पैसा भी खर्च करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि सिंगापुर ने डेडिकेटेड तरीके से अपने युवाओं के स्किल को बढ़ाया, उनके हाथों में देश के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। उसी प्रकार देखा जाए तो साउथ कोरिया और जापान भी लंबे उथल पुथल के दौर से गुजरे। अपनी स्थापना के 13 वर्ष बाद ही साउथ कोरिया में 1961 में तख्ता पलट हो गया। जनरल पार्क ने सबसे पहली प्राथमिकता स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने को दी। टेक्नोलॉजी में एडवांस इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित किया। ओकिता किंजो की एक किताब है, कोरिया बिहाइंड द मास्क। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि साउथ कोरिया एक ऐसी जगह थी जहाँ के लोग न सिर्फ आलसी थे बल्कि हर शहर मृतप्राय जैसा लगता था। लेकिन युवा शक्ति के स्किल एजुकेशन ने सब कुछ बदल दिया। साउथ कोरिया में लंबे समय तक रहे स्लोवाकिया के एम्बेसडर मिलान लेजेक ने काफ़ी अध्ययन करके लिखा कि अभियान चलाकर साउथ कोरिया के हर नौजवान को इंडस्ट्रियल सोल्जर बना दिया गया। उन्होंने लगातार 2 शब्दों का प्रयोग किया है, इंडस्ट्रियल सोल्जर और मैन्युफैक्चरिंग।
और आगे लिखा है कि नई तकनीक इंडस्ट्रियल सोल्जर्स का एकमात्र पवित्र खोज बन गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकेम द सेक्रेड क्वेस्ट टू रिवाइव द नेशन एंड दैट सेक्रेड क्वेस्ट रिक्वायर्ड सैक्रिफाइस। साथियों, आप जितने भी विकसित देशों के इकोनॉमिक ग्रोथ और उसकी यात्रा की स्टडी करते हैं, उन सभी में एक बात कॉमन नजर आती है। क्रांति की शुरुआत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही हुई है, युवा शक्ति से ही हुई है। एक टैलेंट ने सोल्जर की तरह काम किया और सामाजिक औद्योगिक रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन किया। जापान का उदाहरण भी हम जानते हैं। हमारे देश के इतिहास में अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया की जीडीपी में अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 25% था, 1/4 दुनिया के इकोनॉमी हम कंट्रोल करते थे, तो उस समय भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का ही योगदान था। चाहे वो रिसर्च हो, इनोवेशन हो या प्रोडक्ट जो इस देश में बनते थे, दुनिया के किसी देश से बेहतर थे। समय कम है, नहीं तो मैं उस पर विस्तार से उसकी बात मैं कर सकता था। किन्हीं कारणों से हमारे देश में एक दुर्भाग्य का क्षण आया। युवा आबादी होने के बावजूद हम कभी युवा शक्ति नहीं बन पाए। उसके पीछे एक बड़ा कारण यही था कि नौजवानों को विकास के लक्ष्यों से, निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने में कहीं न कहीं हम चूक गए। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की एक सच्ची घटना है। वो 30 साल की उम्र में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जापान गए थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा जापानी बगीचे में बैठकर चीन की भाषा मैंडरीन सीख रहा था। उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? जापानी बुजुर्ग ने कहा कि आई एम 95 ईयर्स ओल्ड, मैं 95 साल का हूँ। स्वामी रामतीर्थ ने दूसरा सवाल पूछा कि इस भाषा को सीखने में कितने वर्ष लगेंगे? उस बुजुर्ग ने कहा कि कम से कम 3 साल तो लगेंगे ही। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा कि आप 95 वर्ष के हैं और मालूम नहीं कि आप 3 साल जी पाएंगे कि नहीं, फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं भविष्य नहीं जानता, हो सकता है मैं सीखने के पहले ही दुनिया छोड़ दूं, लेकिन यह भी हो सकता है कि सीखने के कुछ महीने, कुछ साल बाद अगर रहा तो यह भाषा सीखकर कुछ महीने में अपने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकूंगा, तब मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं समझता हूं कि ये जो भाव है, ये भाव हमारे अंदर कैसे पैदा हो, अपने विद्यार्थियों के अंदर हम कैसे पैदा कर सकें, ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। 7 दशकों तक भारत के मन में उसके संकल्पों के साथ ये भावना कहीं न कहीं नदारद थी। मुझे लगता है कि आज वो समय आया है कि युवा चैतन्य धारा को राष्ट्र की विकास धारा से जोड़ने का भगीरथ प्रयास प्रारंभ हुआ है। समग्र विकास द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल तथा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अमृत पीढ़ी के लिए वो सभी सुविधाएं, सपोर्ट सिस्टम मौजूद हों जो किसी विकसित देश के स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। युवाओं को परिवर्तन का वाहक कैसे बनाया जाए, डेवलपमेंट सोल्जर कैसे बनाया जाए, इसकी एक नई कोशिश प्रारंभ हुई है। लंबे समय बाद अभी कई लोगों ने जिक्र भी किया, देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। 9 वर्ष में 390 नए विश्वविद्यालय, 7 नए IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 700 मेडिकल कॉलेज, ऐसे अनेक तमाम आंकड़े हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 8-9 वर्षों में इस देश ने व्यापक विस्तार किया है और उसका प्रोफेशनल वर्ल्ड से कनेक्ट काफ़ी हद तक ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन आंकड़ों की जरूरत नहीं है कि स्टार्टअप पहले कितने थे, आज कितने हैं, यूनिकॉर्न पहले, आप सब जानते हैं, ये मैं बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 पोजीशन पर थे। पिछले वर्ष हम 40वीं रैंकिंग हमारी हो गई। मोटे तौर पर 1.37 करोड़ युवाओं को स्किल किया गया है और अप्रैल 2020 से दिसंबर 22 के बीच 2 करोड़ से अधिक नौजवानों का EPFO पर रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। यानी वो फॉर्मल इकॉनमी
में जॉब क्रिएटर और नौकरी के अवसर प्राप्त करके उद्यम की नई संस्कृति से जुड़े हैं। 2017 से जनवरी 2023 के बीच 4.70 करोड़ नौजवानों ने जॉब शुरू किया है। उनके टैलेंट की ऊर्जा आज देश की ऊर्जा बन रही है। हमारे सामने जम्मू कश्मीर का ज्वलंत उदाहरण है। लिविंग विद लिमिटेड प्रोडक्शन फंक्शंस कहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो नेशनल एवरेज है जीडीपी का, हम आज कहाँ खड़े हैं। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जरूर हम विचार करें, कैसे इसे तेजी से हम बढ़ा सकते हैं, इस पर भी आप सुझाव दें। और कई मित्रों ने कहा जम्मू कश्मीर जब विकसित भारत बनेगा तो उसका योगदान किसी से कम न हो। मैं आप सबसे अपेक्षा रखूंगा, निवेदन करूंगा कि आपके सुझाव निश्चित रूप से हमारी ताकत बनेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वॉल्ट रूस्तो ने इसे डिफाइन करते हुए लिखा कि ऐसी व्यवस्था जिसमें ग्रोथ पर सीलिंग हो और जिसमें प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ उस सीलिंग में सीमित हो। इस परिस्थिति से लंबे समय तक हम लोग गुजरे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि स्थिति में काफ़ी बदलाव यहाँ भी आ रहा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के मामले हों, मेडिकल कॉलेज के मामले हों, हॉस्पिटल्स के मामले हों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मामला हो, रूरल ग्रोथ हो, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो। अब जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के टेक ऑफ के लिए जो प्री कंडीशन होनी चाहिए, मैं समझता हूँ उसे बनाने में आप सबके सहयोग से काफ़ी हद तक सफलता मिली है। आज गाँव में भी इंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। युवा जम्मू कश्मीर में 2021 से नवंबर 2023 के बीच लगभग 7,40,000 नौजवान, ये बैक टू विलेज का किसी ने जिक्र किया, उसका एक प्रमुख कार्यक्रम ये भी था कि हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना, उनकी हैंड होल्डिंग करना और उनको आर्थिक सहायता दिलाना। ये संख्या करीब 7,40,000 हो गई। 6.8 लाख महिलाएं रूरल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी में अपना योगदान दे रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आइडियाज़ के इंक्यूबेशन के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। स्टार्टअप्स को स्थापित करने से लेकर उनकी मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग तक की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। ट्रेड तथा बिजनेस उस फेज या ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं जिसे इंडस्ट्री की भाषा में मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। एक ऐसा वातावरण बना है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आवर यूथ आर रेडी टू लीड। और मैं समझता हूँ कि नौजवानों का इस ट्रांजिशन फेज में पार्टिसिपेशन सबसे महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पहल के द्वारा ये सुनिश्चित किया है कि उनकी एबिलिटीज़, उनके स्किल्स, उनके पावर ऑफ आइडियाज़ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय कुलपति, निदेशक, डीन, प्रोफेसर्स से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 3 बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हाउ शुड ए विकसित भारत लुक लाइक इन 47? What do we need to do to reach this goal? What can you do to make विकसित भारत 2047 पॉसिबल? ये 3 मुख्य बिंदु हैं और फ्यूचर के 5 थीम क्या हो सकते हैं, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव when you have immense youth energy to rally around the common goal, it attracts and inspires participation of the society in equal number to share the gains from technical skills and knowledge. Youth has absolute power to create a new vision for society. Youth has the potential to provide the nation influential ideas that will self-replicate and set the development agenda. सभी विकसित देशों के अनुभव से हमें मालूम है कि जिस बिंदु पर समाज में डेवलपमेंट और ग्रोथ नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति बन जाते हैं, तब उसकी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट को कोई ताकत रोक नहीं सकती। मुझे भरोसा है
कि हमारी युवा शक्ति वह नॉर्मल कंडीशन तैयार कर सकती है। फ्यूचर एक्शन के लिए जिन 3 बिंदुओं पर कंसल्टेशन होगा, उससे हमें स्टूडेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिणाम मिलने वाला है। उन्हें विकसित भारत के निर्माण में किस तरह का सपोर्ट चाहिए, उनके माध्यम से हम महत्वाकांक्षी पहल कर सकते हैं और नीतियों में परिवर्तन के द्वारा उनका एम्पावरमेंट भी सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि एक यूथ पीछे न छूटने पावे। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। एक अन्य परिणाम जो निकल कर आएगा वो ये होगा, किस प्रकार वर्कफोर्स में उनके ट्रांजिशन के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होगी, उनकी सोच में एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेस को लेकर कैसी धारणा है। आज भारत पूरे विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति का आउटपुट भी निरंतर उसी रफ्तार में बढ़े और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स मजबूत हों। मैं जानता हूँ पिछले 4 वर्षों में एजुकेशन, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर, अन्य सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उससे युवाओं के भीतर जरूर आत्मविश्वास आया। हर महीने अनेक युवाओं के पत्र मुझे व्यक्तिगत रूप से आते हैं जो दूसरे राज्यों में नौकरी छोड़कर वापस जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। बिना किसी भय के उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है। युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास और प्रोडक्टिविटी में बढ़ रहा उनका योगदान विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बनेगा। मैं 2-3 बातें और कहूँगा। कहीं जिक्र हो रहा था सभी वाइस चांसलर से, इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि गुजरात में एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ वाइस चांसलर्स को बताया है। मैं आग्रह करूँगा कि जब भी आपको उधर जाने का अवसर हो, अहमदाबाद में बनी है वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1930s में एक ट्रस्ट बनाया था और उस ट्रस्ट के पास हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लैंड बैंक। उस ट्रस्ट ने अनेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़ा किए। राजरायाम अहमदाबाद भी पहले उन्होंने ही शुरू किया था, बाद में भारत सरकार आई। एक बार उस यूनिवर्सिटी को देखने की आवश्यकता। मुझे पिछले महीने मुझे जाने का अवसर मिला। MIT की फैकल्टी वहाँ पढ़ा रही है, बर्कले से कोई आके पढ़ा रहा है, कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है जो बात अभी प्रोफेसर नजीर गनई कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय कुलपति लोग जब भी अवसर हो जाएं तो देखें। और मुझे लगता है कि कैसे उसे हम जम्मू कश्मीर में रेप्लिकेट कर सकते हैं, इस पर जरूर विचार कराएं। दूसरी जो चुनौती जम्मू कश्मीर की है, हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है। हमारी चुनौती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बढ़ाएं। इसमें यूनिवर्सिटी हमारा क्या सहयोग कर सकती है और यूनिवर्सिटी कैसे सहयोग कर सकती है, वक्त नहीं है मैं बताऊं। कुछ लोग मेरा इस संकेत समझ रहे होंगे। इस माइंडसेट से निकलना बाहर। भाई सर्विसेज के लिए तो पेमेंट करना होता है, बढ़िया से बढ़िया गजट खरीदने के लिए हमारे पास पैसा है, लेकिन सरकार जो सुविधाएं देती है वो मुफ्त में नहीं सरकार को मिल रही। उसके लिए हम कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन होगा, सरकार और प्रशासन की अपनी एक सीमा है। आपका सहयोग मिलेगा तो इस मनोस्थिति को बदलने में मुझे लगता है कि बड़ा सहयोग मिलेगा। और ये बड़ा जरूरी है कि कैसे जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी मात्रा में हम नहीं बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकते। अनेक यूनिवर्सिटी शहरों की और अपने प्रदेशों की इकॉनमी को बढ़ाने में योगदान दे रही। क्या यह सोचने का समय अब आ गया है जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों को कि इकॉनमी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एक अंत में जो श्रीवास्तव जी ने कार्यक्रम जो अभी संवाद किया कि स्टूडेंट्स को कैसे जोड़ा जाए, मेरा निवेदन होगा कि लंच के बाद आलोक जी 5-10 लोग बैठ करके उसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट तैयार कर दें, क्योंकि सुझाव बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है। उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अगर हम बना देंगे। और एक दूसरा निवेदन होगा कि स्टूडेंट्स के लिए तो हम बना ही रहे हैं, क्या ये हिम्मत हम कर सकते हैं कि टीचर्स के लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो जाए कि अगले 3 साल तक जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन को ले जाने में
हमारा क्या योगदान होगा। इतनी ही बात कह के मुझे उम्मीद है कि हर यूनिवर्सिटी 3000 से ऊपर, और मैं तो चाहूँगा 5000 से ऊपर सुझाव इस विषय पर दे। सभी टास्क सबमिशन से संबंधित जानकारी माईगॉव पर इन्फोग्राफिक्स का एक्सेस, यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया और वेबसाइट द्वारा लिंक एक्सेस करने जैसी सुविधा और जानकारी स्टूडेंट तक सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं। सभी टास्क विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति कैंपस में एक वाइब्रेंट वातावरण तैयार करेंगे और अपना योगदान देने के लिए विद्यार्थियों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ कंपटीशन की भावना भी जागृत करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब आए, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, जैसे पहले के कार्यक्रमों में अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, 1% आबादी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, अनेक कार्यक्रमों में पहले स्थान पर रहा है। अभी मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम था, हमारी आबादी 1% है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहाँ इनाम प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को दिया। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लगन से हम इस काम को आगे बढ़ाएं, इसमें भी पहला पुरस्कार जम्मू कश्मीर को ही मिले, ये एक चुनौती हमें स्वीकार करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।